जय हिंद दोस्तों। हम कर रहे हैं दिसंबर मंथ के करंट अफेयर और इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल इश्यूज़ पे। पहली न्यूज़ है हमारी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के ऊपर। यूनेस्को ने एक सर्वे किया है जिसका नाम है बिहाइंड द स्क्रीन्स। तो इस पे डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के बारे में बात की गई है और उन पे उनकी कुछ क्रिएटिविटी पे सवाल उठाए हैं। देखते हैं डिजिटल कंटेंट क्रिएटर का मतलब क्या है। कोई भी इंसान जो क्रिएट एंड शेयरिंग करे इन्फॉर्मेशन की या डिजिटल कंटेंट की और यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक वगैरह का यूज़ करके, तो उसे डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बोला गया है। इसे ऑरेंज इकोनॉमी भी बोला गया है क्योंकि ये एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने लग रहे हैं अब डिजिटल कंटेंट क्रिएट करके। और ये जो है कल्चर और क्रिएटिव इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग गुड सर्विसेज कंटेंट रूटेड इन कल्चर एंड आर्टिस्टिक ओरिजिन। अब ये क्या है कि हमारे कल्चर, हमारी गुड्स एंड सर्विसेज और इन सबको भी इन्फ्लुएंस एक तरीके से, मान लो कोई किसी का एडवर्टीजमेंट कर रहा है वीडियो बना के, या फिर हमारे कल्चर के बारे में बता रहा है, अपने किसी कोई आर्टिस्ट है, पेंटिंग है, ड्राइंग है या एक्टिंग है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, ग्लोबली जो है ये $2 ट्रिलियन इकोनॉमी जनरेट कर रहे हैं हर साल। और इंडिया की बात करें तो $30 बिलियन के आसपास इंडिया में जनरेट हो रही है थ्रू डिजिटल कंटेंट क्रिएटर। इसके कुछ रिस्क हैं जो कि सर्वे ने दिखाया है कि सोशल और एथिकल रिस्क में जैसे मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फैल रही है। कोई मान लीजिए किसी ने पैसे दिए हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी ने और उसने किसी टॉपिक के ऊपर झूठी इन्फॉर्मेशन फैला दी और प्राइवेसी वायलेशन होता है। मान लीजिए, ये तो खैर टीवी न्यूज़ मीडिया वगैरह पे भी होता है, किसी की चैट लीक कर दी या कुछ भी प्राइवेसी, कोई मान लीजिए किसी का रेप हुआ है, वैसे तो लॉ ये है कि अगर किसी का रेप हुआ है तो उसको फेस को हाइड कर देंगे, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, उसका फेस उजागर कर देते हैं, वो शो कर देते हैं, तो प्राइवेसी एक तरीके से वॉयलेट हो रही है, उनके माँ बाप का फेस रिवील कर देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क वाली चीज़ है। फिर है एल्गोरिथम एम्पलीफिकेशन, जो कि सिर्फ और सिर्फ पॉपुलैरिटी और फेम पाने के लिए यूज़ की जा रही है। इसके एल्गोरिथम वगैरह को यूज़ करके वो कंटेंट की क्रेडिबिलिटी को नहीं देख रहे हैं कि किस डायरेक्शन में हम वीडियो बना सकते हैं, क्या उस पर सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उस पर फोकस नहीं करके सिर्फ पॉपुलैरिटी पे फोकस कर रहे हैं। फिर ट्रेनिंग गैप्स, लिमिटेड नॉलेज ऑफ राइट्स, लॉज एंड एथिक्स, कि आपको ना राइट्स के बारे में पता है, ना लॉज के बारे में पता है, ना एथिक्स के बारे में पता है, किस चीज़ में कितने आपको लॉज पता है। मान लीजिए किसी टॉपिक पे कोई वीडियो बना रहा है, पता चला वो बैन ही है इंडिया में और उसमें हम वीडियो बनाने लग रहे हैं, या आपको राइट्स नहीं पता, जैसे मैंने रेप वाला इशू बताया कि हम फेस रिवील कर दे रहे हैं, तो ये सामने वाले के राइट्स का वॉयलेशन भी हो जाता है। ये एथिक्स में भी आता है, ये मोरल और एथिक्स वाली चीज़ भी है, हम किसी की प्राइवेसी को रिवील नहीं करनी चाहिए। कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कोई यूनिफाइड फ्रेमवर्क नहीं है, कोई जैसे ये है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है, फिर ये है टेराई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो ये दोनों अलग अलग इनके रूल हैं, अलग अलग तरीके से रेगुलेट करते हैं अपने अपने रूल। फिर है जुरिस्डिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट एंड ओवरलैप, कई बार ओवरलैप हो जाते हैं। फिर इकोनॉमिक रिस्क है कि जो ट्रेडिशनल मीडिया है, जो हम न्यूज़ वगैरह देखते थे अलग अलग चैनलों पे, अब उनका रोल एक तरीके से, उनका व्यूज़ जो है धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। और यूट्यूब न्यूज़, जो इंडिपेंडेंट मीडिया जिन्हें आजकल बोला जा रहा है, यूट्यूब वगैरह पे या इंस्टाग्राम पे कोई रील बना रहे हैं, फेसबुक पे बना रहे हैं, तो उनके व्यूज़ ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कंपेरेटिव टू दिस ट्रेडिशनल मीडिया, तो इनका फाइनेंशियल लॉस हो रहा है एक तरीके से। तो हम इसे किस तरीके से बचा सकते हैं? तो पहला तरीका है कि भाई हमें मीडिया लिटरेसी को प्रमोट करनी पड़ेगी, कि ऐसा ही नहीं कि हम किसी की भी वीडियो उठा के देख लें, हमें एक जेन्युइन और वेरीफाइड मीडिया देखने की ज़रूरत है। फिर इम्प्लीमेंट डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब हमें किसी का डेटा को रिवील नहीं करना है, किसी की प्राइवेसी को रिवील नहीं करना है, तो इस चीज़ को बताना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। फिर है इस्टेब्लिश फेयर रेवेन्यू मॉडल, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने किया हुआ है कि न्यू मीडिया बार्गेनिंग कोड रिक्वायर्ड टेक जायंट लाइक गूगल टू पे न्यूज़ पब्लिशर फॉर यूजिंग देयर कंटेंट। मान लीजिए कोई यूट्यूबर है, उसने किसी और यूट्यूबर की या फिर किसी मीडिया की वीडियो चला के दिखा दी, तो उसके लिए उसे पैसा देना पड़ेगा। अगर वो किसी और का कंटेंट यूज़ कर रहा है तो उसे पैसा देना पड़ेगा। फिर है प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी इन एडवर्टाइजमेंट, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए हम कुछ भी उठा के किसी का भी ऐड चला दें, और एक फेयर एडवर्टीजमेंट होना चाहिए बेसिकली। फिर एनकरेज एथिकल कंटेंट क्रिएशन, कि एक एथिकल वैल्यूज़ होनी चाहिए उसमें, ऐसा नहीं होनी चाहिए उसमें गाली गलौज हो रही है, किसी की प्राइवेसी रिवील हो रही है, किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, तो प्रॉपर एक मैनर्स, रिस्पेक्ट के साथ कंटेंट बनना चाहिए। तो यही सब बोला गया है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, आगे देख लेते हैं। इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एक्सपोर्ट रूल 2021 इंडिया के बारे में बात की गई है, कि इसमें जो है अनलॉफुल कंटेंट को प्रोहिबिट किया गया है। डिफेमेटरी, कोई डिफेमेशन नहीं, अगर उसमें किसी वीडियो में हो रहा है, ऑब्ससेनिटी मतलब न्यूडिटी वगैरह दिखाई जा रही है, किसी को हार्मफुल किया जा रहा है, किसी एनिमल को या इंसान को किसी को हार्म किया जा रहा है, या उसकी वजह से किसी को हार्म हो रहा है उस वीडियो की वजह से, तो उसे प्रोहिबिट किया गया है। फिर ग्रेवियंस ऑफिसर टू रिजॉल्व कंप्लेंट इन 15 डेज, एक ऑफिसर नियुक्त किया गया है जो ऐसे मामलों को रिजॉल्व करेगा। फिर न्यूज़ पब्लिशर है, फॉलो जर्नलिस्टिक कंडक्ट नॉर्म्स एंड प्रोग्राम कोड अंडर केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995। ये एक्ट जो है लागू किया गया 1995 से, जो कि जर्नलिस्ट और केबल टेलीविजन से रिलेटेड है। प्रोहिबिट पब्लिशिंग कंटेंट बैन बाई लॉ, इसमें क्या है, कोई चीज़ अगर बैन है इंडिया में तो वो नहीं दिखा सकते।
फिर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सोशल मीडिया एडिक्शन इन चिल्ड्रन, ऑस्ट्रेलिया पास द ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट सोशल मीडिया मिनिमम एज बिल 2024 बैनिंग सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर 16। ऑस्ट्रेलिया ने जो है 16 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया है। इसके कुछ प्रोविजन है, वो हैं प्लेटफॉर्म मस्ट प्रिवेंट यूजर अंडर 16 फ्रॉम क्रिएटिंग अकाउंट क्रिएट ही नहीं कर सकते 16 साल से छोटे बच्चे। फिर कंपनीज आर अकाउंटेबल फॉर एनफोर्सिंग एज रिस्ट्रिक्शन, कंपनी जब इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब या टिकटॉक वगैरह ये सारी चीज़ जो है कंपनीज़ को एनफोर्स करना पड़ेगा इस रूल को। वो 16 साल से बच्चे जो है छोटे बच्चे वो इसमें अकाउंट बना ही नहीं सकते। फिर एडिक्शन किन किन वजह से होता है कि लाइक्स एंड कमेंट आ रहे हैं, लोगों का डोपामिन रिलीज़ हो रहा है कि बहुत सारे लाइक्स आ गए, कमेंट आ गए, फिर एक तरीके से इन्हें और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं कि वीडियो बनाएं, और ज़्यादा लाइक्स कमेंट आएंगे, शेयर होंगे। फिर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, डोपामिन रिलीज फोस्टर एडिक्टिव बिहेवियर। डोपामिन रिलीज होता है, डोपामिन मतलब एक तरीके से एडिक्टिव, मान लीजिए आप कोई चीज़, आपको बहुत चीज़ पिज़्ज़ा पसंद है तो पिज़्ज़ा खाते हो आपका डोपामिन रिलीज़ होता है, तो नेक्स्ट टाइम आप जब खाएंगे तो आपको फिर से डोपामिन रिलीज़ होगा। अगर आप उसकी चाहे हम खाएंगे रहे उसकी बात भी करें पिज़्ज़ा खाने की, तो आपका माइंड में एक तरीके से डोपामिन रिलीज़ होगा और आपको खाने का मन करेगा। तो एक तरीके से एडिक्टिव बिहेवियर हमारे अंदर आ जाता है डोपामिन रिलीज़ होने के बाद। फिर पेरेंटल गैप, बिजी पेरेंट, मान लीजिए माँ बाप आपके दोनों वर्किंग हैं, जॉब पे जाते हैं, घर पे बच्चे रह जाते हैं, तो इन्हें जो है कोई समझाने वाला नहीं है कि भाई इनके लिए भी इनका जो माइंड है वो कहीं और डाइवर्ट करना चाहिए। मोबाइल की जगह ये खेल कूद में लग सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ में कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और तरीक़ों से बिना मोबाइल वगैरह के। तो उन्हें आईपैड किड बोला गया आजकल के बच्चों को, ऐसा मीडिया ने टर्म दिया। तो पेरेंटल गैप है, दोनों वर्किंग है, तो बच्चों पर कैसे ध्यान रखेंगे। फिर है सोशल मीडिया इज़ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम रियल वर्ल्ड इशू। अब मोबाइल में ही लगे रहेंगे तो उन्हें दुनियादारी का कुछ पता नहीं रहेगा कि आसपास क्या चल रहा है। और जो हम बचपन में गेम खेला करते थे छुटपुट, वो उन्हें पता ही नहीं है कैसे क्या खेलते हैं। और फिर सोशल इश्यूज़ भी आ जाते हैं कि हम सोशलाइज नहीं होते हैं, दूसरों से मिलने का तरीका तक नहीं पता, बात करने का तरीका भी नहीं पता, इतने ज़्यादा मोबाइल में घुसे रहते हैं। फिर पर्सनलाइज कंटेंट कीपिंग चिल्ड्रन एंगेज लॉन्गर। आपका डेटा यूज़ करके सोशल मीडिया आपको और ज़्यादा पर्सनलाइज बना देती है, आपको एक तरीके से उसमें फोकस रखती है और आपको कहीं और जाने का मौका नहीं देती, क्योंकि आप उसी में ही खो जाते हैं। आपने मतलब कि आपने मान लीजिए कोई रील देखी इंस्टाग्राम पे, उसे लाइक किया, शेयर किया, फिर आप उसी से रिलेटेड आपके पास रील आती रहेंगी, वो आपको और फोकस रखेगा उसमें। तो इसके कुछ फेवर और अगेंस्ट देख लेते हैं कि फेवर ऑफ बैन एंड अगेंस्ट फॉर बैन। तो देख लेते हैं। पहला है क्यों बैन होनी चाहिए कि साइबर बुलिंग होती है और जिसकी वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन वगैरह आ जाता है, कुछ लोग सुसाइड तक कर लेते हैं साइबर बुलिंग की वजह से। हेल्थ इशू होता है, आंखें खराब होती हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, मेंटल हेल्थ पे प्रॉब्लम आती है। एकेडमिक इम्पैक्ट, रिड्यूस फोकस एंड लर्निंग। ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करने से हम एक तो हमारे अंदर पेशेंस कम हो जाता है। मान लीजिए हम पहले 1-1 मिनट के ऐड तक देख लिया करते थे, अब जो हम मतलब 30 सेकंड की वीडियो देख रहे हैं, 15 सेकंड की वीडियो देख रहे हैं रील्स के थ्रू, तो वो पेशेंस हमारे अंदर खत्म हो गया। हम स्क्रॉल करते रहते हैं, तो फोकस खत्म हो गया, लर्निंग खत्म हो गई इसकी वजह से। फिर सोशल स्किल इम्पेयर, रियल वर्ल्ड वर्ड से इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा, तो सोशल स्किल कहाँ से, कि बात करने का तरीका नहीं आएगा। फिर रिस्की ट्रेंड्स, वायरल चैलेंजेस चलते हैं। एक चैलेंज चला था, वो चलते हुई गाड़ी में रील बनाते हैं, कितने लोगों का एक्सीडेंट हो गया, तो इस तरीके के रिस्की ट्रेंड्स चलते हैं। अब देखते हैं बैन क्यों नहीं होना चाहिए कि सोशलाइजेशन, हमें अगर हम इंटरनेट का ठीक से यूज़ करें तो हम उससे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, कोलैबोरेशन कर सकते हैं। आजकल अच्छे कंटेंट क्रिएटर जो होते हैं वो पैसा भी कमा रहे हैं, स्किल जनरेट भी कर रहे हैं अपनी, और कोलैबोरेशन के थ्रू लोग तक अपनी वीडियोस और ये सारी चीज़ें पहुंचा रहे हैं, काफ़ी कुछ सीख भी रहे हैं। एनफोर्समेंट इशू, एज बैन कैन पुट चिल्ड्रन टू अनसेफ स्पेस। मान लीजिए अभी तक हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे थे, अचानक से बैन हो गए, अब हम क्या करेंगे? हम कुछ ना कुछ तरीका तो देखेंगे कि कहीं और बिजी हो रहे हैं, तो हो सकता है वो गलत तरीके की चीज़ों में फंस जाए, किसी और गलत चीज़ों में चला जाए वो। फिर आपका इम्प्रैक्टिकलिटी, मेच्योरिटी वेरीज, मतलब हो सकता है एक इंसान 6 से 10 साल में मैच्योर ना हो के, हो सकता है वो 20-25 साल में मैच्योर हो सकता है वो 15 साल में मैच्योर हो जाए। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन वो कब मैच्योर हो जाता है। ऐसे कोई पर्टिकुलर एज नहीं किसी इंसान की, या ऐसे कोई रिसर्च नहीं है कि वो कब मैच्योरिटी लेवल पे आ जाता है कोई इंसान। हो सकता है वो 11 से 12 साल की उम्र में मैच्योर हो जाए, उसे काफ़ी कुछ समझ में आ गया दुनिया के बारे में। नेक्स्ट है हमारा प्लेटफॉर्म इंप्रूवमेंट, सेफर डिज़ाइन आर बेटर देन बैन। मतलब बैन करने से अच्छा है उसे सेफ बना जाए और उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए, वल्गैरिटी को एक तरीके से रिड्यूस किया जाए, ऑब्सैनिटी वीडियोस को रिड्यूस किया जाए, ऐसी ऐसी चीज़ों को हम रिड्यूस कर सकते हैं, बैन कर सकते हैं। बेटर है कि पूरे प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया जाए 16 साल से कम बच्चों के लिए। फिर हमारा रेजिलियंस बिल्डिंग, एक्सपोजर हेल्प चिल्ड्रन नेविगेट रिस्क। कई बार क्या होता है, बच्चे जो है वीडियो देख देख के काफ़ी कुछ सीखने लगते हैं। इनफैक्ट कई सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं कि किससे क्या बात करनी है, मान लीजिए हम कॉलेज, आप स्कूल में हैं, कोई बच्चा, उसमें ये दिखाते हैं वीडियोज़ में कि भाई किसी अननोन पर्सन से, किसी अंकल वंकल से बात नहीं करनी है, तो वो एक तरीके से अवेयर भी हो जाते हैं, किसी से कुछ लेके नहीं खाना, ये सारी चीज़ें हेल्प कर सकती है बच्चों के लिए। तो गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स निकाले हुए हैं, जैसे IT एक्ट 2000, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो इसमें क्या है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ कंटेंट को बैन किया हुआ है। फिर पेरेंटल कंसेंट की वजह से कि मतलब पेरेंटल कंसेंट चाहिए होगा अंडर एज ऑफ 18, ठीक है। और ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम है फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन। तो ये कुछ रूल्स हैं इंडिया ने निकाले हुए हैं। फिर नेक्स्ट न्यूज़ हमारी मैनुअल स्कैवेंजिंग के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स केस में कि
मैनुअल स्कैवेंजिंग को ख़त्म होना चाहिए, इसको डायरेक्शन दिए गए हैं गवर्नमेंट को। तो देख लेते हैं डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इंटर इस केस में क्या है। पहले बात की गई है रिहेबिलिटेशन ऑफ सीवेज वर्कर्स। तो इन्हें जो है सीवेज वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ट्रेनिंग स्किल्स दी जाएगी, और फॉर नेक्स्ट ऑफ किन, मतलब इनके जो बच्चे होंगे या उनकी स्पाउस होगी, वाइफ होगी या पेरेंट्स होंगे, इन सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। फिर है एनहेंस कॉपरेशन। सिविल डेथ, मतलब अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा, और 20 लाख से बढ़ाकर कम से कम 30 लाख तो उन्हें देना पड़ेगा। सॉरी, 30 लाख डेथ पर देना पड़ेगा, और अगर किसी को इंजरी होती है, कोई डिसेबिलिटी होती है उस सीवर में जाने से, तो 20 लाख रुपया देना पड़ेगा। फिर है कंडक्ट कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सर्वे। प्रॉपर सर्वे होना चाहिए, कितने लोग इसमें काम करते हैं और कौन कौन लोग हैं, कौन कौन सी कास्ट एक्चुअली इसमें, क्या ऐसा तो नहीं कि पर्टिकुलर एक ही कास्ट इसमें लगी हुई है, या फिर इन्हें प्रॉपर रिहेबिलिटेशन नहीं दिया जा रहा है, कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा है, तो इन चीज़ का सर्वे होना चाहिए। फिर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन मॉड्यूल। तो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड यूनियन गवर्नमेंट जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे अंडर प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। इस एक्ट के तहत ये सब लोग आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे और इनको कंपनसेट करेंगे किसी चीज़ में, रिहेबिलिटेशन करेंगे और सर्वे वगैरह करेंगे आपस में। तो ये इस केस में बोला गया था। फिर हम समझ लेते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग होता क्या है। प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल क्लीनिंग, कैरिंग और हैंडलिंग मैनुअल एक्सक्रीटा। तो मतलब जो ह्यूमन वेस्ट होता है एक्चुअली, इसको उठाना, क्लीनिंग करना, साफ करना, ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग जगह से जो लोग उठाते हैं अपने हाथों से बिना किसी इक्विपमेंट के, तो उसे मैनुअल स्कैवेंजिंग कहते हैं। ये 1993 में ऑफिशियली बैंड हो गई है अंडर दिस एक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड इट्स प्रोहिबिशन। लेकिन फिर भी ये अभी भी इसी एक्ट में प्रोवाइड किया गया है कि ये इसमें करा सकते हैं इक्विपमेंट दे के, और ये सारी चीज़ें। मशीन आज तक ऐसी कुछ बनी नहीं है, ना प्रोवाइड करी गई है। एक बंदी कूट करके एक रोबोट बनाया गया था, बट उसका ऐसा कुछ यूज़ होता नहीं है, ना गवर्नमेंट इतना ज़्यादा प्रमोट करती है। कर्नाटका में बनाया था बंदी कूट करके एक रोबोट, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए काम में आएगी, और उसका कोई प्रमोशन ही नहीं हो रहा। फिर है एज ऑफ जुलाई 31, 2024 732 आउट ऑफ 766 डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टेड मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्री। अभी क्या एक रिपोर्ट आई है कि 732 डिस्ट्रिक्ट जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्री हो गए हैं 766 डिस्ट्रिक्ट में से। फिर है फैक्टर सस्टेनिंग मैनुअल स्कैवेंजिंग। ऐसे क्या वजह है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग अभी भी सस्टेन कर रही है। तो पहला पॉइंट है कि जो वर्कर्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी छुपा लेते हैं जिस टाइम पे वो मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं, तो जिसकी वजह से डेटा ही डेवलप नहीं हो पाता है। फिर है कल्चरल रेजिस्टेंस, कास्ट प्रीजुडाइज सपोर्ट मैनुअल स्कैवेंजिंग। पर्टिकुलर कास्ट ही को मतलब एक तरीके से वो इन सब चीज़ों में लगे रहते हैं। लैक ऑफ एनफोर्समेंट, वीक इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज अलाउज वायलेशन। वीक इंप्लीमेंटेशन होता है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। पुअर सीवर डिज़ाइन प्रिवेंट मैकेनाइज क्लीनिंग। लैक ऑफ रेगुलेशन, एब्सेंस ऑफ सेफ्टी मेजर्स एंड इक्विपमेंट। कोई इक्विपमेंट ना सेफ्टी मेजर्स हैं ना इक्विपमेंट है। फिर ऊपर से सीवर डिज़ाइन जो है वो इस तरीके से नहीं बना कि प्रॉपर तरीके से उन्हें किसी एक एरिया में जाकर डिस्पोज कर दिया जाए ऐसे एक्सक्रीटा को। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है। फिर गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं, देख लेते हैं। जैसे एवरी ऑफेंस अंडर PEMSR एक्ट 2013, मतलब प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड देयर रिहेबिलिटेशन इज़ कॉग्निजेबल एंड नॉन पेलेबल ऑफेंस। मतलब अगर कोई भी मैनुअल स्कैवेंजिंग करता है बिना किसी प्रॉपर रूल के साथ, रेगुलेशन के साथ, तो वो एक नॉन कॉग्नेबल ऑफेंस है। मतलब उसे बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया जाएगा और कोर्ट से ही उसकी जमानत होगी, ऐसा नहीं कि पुलिस स्टेशन जाके जमानत करा ली। फिर है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। ये कुछ एक्ट्स हैं जो कि SC/STs के लिए ही बने हुए हैं, क्योंकि मोस्टली लोग SC/ST इन कामों में रहते हैं, या एक तरीके से एक कास्ट स्टिग्मा है कि लोग उनके पास और कोई काम नहीं है इसलिए उन्हें ये काम करना पड़ता है। फिर है सिविल राइट्स एक्ट, तो इन सब का गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं। फिर कुछ स्कीम है, नमस्ते स्कीम है, स्वच्छ भारत मिशन है। तो इसमें सेफ्टी, डिग्निटी, रिहेबिलिटेशन और हैजार्डियस सैनिटेशन वर्कर्स को सेफ्टी और डिग्निटी को इंश्योर किया गया कि आपको भी सेफ्टी और डिग्निटी मिलेगी, कुछ हो जाता है रिहेबिलिटेशन होगा, और हैजार्डियस सैनिटेशन से आपको बचाया जाएगा, कंपनसेशन दिया जाएगा। फिर है प्रमोट सैनिटेशन थ्रू मैकेनाइजेशन, प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजेशन होगा स्वच्छ भारत मिशन के तहत। फिर है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, इस्टेब्लिश टू एड्रेस इशू ऑफ सफाई कर्मचारी के जितने भी इशूज़ हैं वो ये वाली कमीशन सॉल्व करेगी। फिर नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 1987, सपोर्ट सफाई कर्मचारी थ्रू लोन्स एंड रिहेबिलिटेशन। ये जो है लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराती है अपना आगे प्रोग्रेस करने के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर हैज रिलीज वर्किंग पेपर हाईलाइटिंग अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। इसके कुछ फाइंडिंग्स हैं कि रूरल एरिया में जो है 47.6% बढ़ गया है 24% से।
तो एक तरीके से 69% की ग्रोथ हुई है। अर्बन में जो है 20% से 25% बढ़ गया है, जो कि 25% ग्रोथ दिखाई गई है। और रीजनल वेरिएशन लोअर LFPR इन बिहार, पंजाब, हरियाणा में सबसे ज़्यादा कम फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, और सबसे ज़्यादा जो है सदर्न स्टेट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है। इसे नापते कहते हैं, इसका कोई फॉर्मूला क्या है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का, कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन प्लस अनएम्प्लॉयड पर्सन को मिला देंगे, फिर डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन से। मतलब जितने भी लोग विलिंग रखते हैं कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, चाहे वो एम्प्लॉयड हैं या नहीं है, जितने भी ऐसे लोग हैं जो वर्क कर सकते हैं, उन लोगों को ऐड कर देंगे, फिर टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, तो हमारा रेट निकल के आ जाएगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का। फीमेल लेबर फोर्स में एक ट्रेंड देखा गया है कि जैसे 20 से 30 साल तक बढ़ेगा, फिर 30 साल से 40 साल तक एकदम पीक आ जाएगा। ठीक है, ये पीक आ गया यहाँ पर 10 से 20 साल, फिर 30 साल, फिर 40 साल, यहाँ तक तो बढ़ेगा, तेज़ी से बढ़ेगा। 40 पे पीक आ जाएगा, फिर 40 साल के बाद एकदम से घटने लगेगा। वीमेन जो है एकदम से कामों से हट जाती हैं, तो ये हमने देखा है। मैक्सिमम 40 साल तक वीमेन जो है काम करती हैं, ये देखा गया है। तो किन किन वजह से काम छोड़ देती हैं भाई? डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, बच्चों को देखना है, हस्बैंड को देखना है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज, मतलब वही बच्चों वगैरह को देखना पड़ता है, जिसकी वजह से काम छोड़ना पड़ता है। और भी कुछ रीजन है, जैसे सेफ्टी कंसर्न है, सेक्सुअल हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा होता है। 2018 में 402 केसेस आए थे और 422 केसेस हो गए 2022 में। हर साल बढ़ते ही चला जाता है। NCRB के डेटा के हिसाब से, रिपोर्ट के हिसाब से सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस बढ़ते जा रहे हैं वर्किंग प्लेस पे। फिर डबल बर्डन हो जाता है। विमेन अनपेड केयर वर्क कॉन्ट्रीब्यूट 3.1% और टू GDP कंपेयर टू मैन 0.4% ऑफ GDP। तो मतलब वही है, घर का काम वगैरह देखना पड़ता है विमेन को, जिनके उन्हें पैसे भी नहीं मिलते। घर में बच्चों को देखना है, पेरेंट्स को देखना है, हस्बैंड को देखना है, जिनका उन्हें पैसा तक नहीं मिलता। पर एजुकेशन बहुत कम है फीमेल्स में, कि 37.94% ऑफ वुमेन स्टे आउट ऑफ द वर्कफोर्स टू एजुकेशन में ज़्यादा जा रही हैं गर्ल्स, इसलिए इस वजह से इनका जो लेबर फोर्स है पार्टिसिपेशन वो कम होता जा रहा है। ऐसा बोला गया है कि 37.94% पेमेंट जो है वर्क फोर्स में इसलिए नहीं जा रही क्योंकि वो हायर स्टडीज़ की तरफ बढ़ रही है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट डिजिटल डिवाइड, ओनली 33% ऑफ वुमेन इन इंडिया यूज़ इंटरनेट। तो सिर्फ 33% ही वीमेन जो है वो इंटरनेट का यूज़ करना जानते हैं। और मान लीजिए अगर वो किसी ऐसी IT सेक्टर वगैरह में जाते हैं जिसमें उन्हें इंटरनेट यूज़ करने को दिया जाता है, उससे काम लिया जाता है इंटरनेट वगैरह से, तो सिर्फ 33% वुमेन ही उसका यूज़ कर सकते हैं, बाकी को तो आते ही नहीं, जिसकी वजह से वही पार्टिसिपेशन रेट घट जाता है। फिर है सोशल प्रोटेक्शन वुमेन कंप्रेंस 52% ऑफ 287 मिलियन रजिस्टर्ड अनऑर्गेनाइज वर्कर ई श्रम डेटाबेस। मतलब 50% वुमेन तो अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं, ऐसा ई श्रम डेटाबेस बोलता है। ये पोर्टल है गवर्नमेंट का जो रजिस्टर करता है कौन ऑर्गेनाइज वर्कर हैं, कितने ऑर्गेनाइज हैं, कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, कितने फॉर्मल हैं, कितने इनफॉर्मल हैं। नेक्स्ट इशू है कि इंक्रीज हाउस होल्ड इनकम की अगर इनकम ही बढ़ जाती है तो लोग मतलब ये एक तरीके से वीमेन जो है कमाना ही छोड़ देती हैं, क्योंकि ओवरऑल घर की इनकम बढ़ जाती है, हस्बैंड कमा रहा है, पेरेंट्स कमा रहे हैं, बच्चे कमाने लग रहे हैं, तो वीमेन जो है वो काम ही करना छोड़ देती हैं, ऐसा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है। गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, फिर सेफ एंड कन्वीनियंट एकोमोडेशन, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। एक विशाखा रूल्स आए थे वर्क प्लेस के लिए, तो उसे हमें अप्लाई करना चाहिए, गवर्नमेंट ने अप्लाई भी किया। फिर है सपोर्ट ऑफ वीमेन अफेक्टेड बाई वॉयलेशन, वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन हेल्पलाइन नंबर वगैरह चलाया हुआ है। इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोटिंग वर्क एनवायरनमेंट, इंक्लूड मैटर्निटी लीव दी जाने लगी है। जो गवर्नमेंट ऑफिसर वुमेन है उन्हें मैटर्निटी लीव दी जानी चाहिए, दी जा रही है बेसिकली। और एक एक्ट पास हुआ था सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013, तो ये विशाखा गाइडलाइंस के थ्रू ही बना था। फिर है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, महिला सशक्ति केंद्र बनाए गए हैं। और नमो ड्रोन दीदी, जिसकी वजह से इन्हें 1500 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की 15,000 वीमेन को ड्रोन दिए गए हैं एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। फिर है कोडिफिकेशन ऑफ लेबर लॉज, जिसकी वजह से फिर से पार्टिसिपेशन रेट बढ़ाया जाएगा वीमेंस के अंदर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, साउथ कोरिया बिकम सुपर एज सोसाइटी। तो तीन चीज़ों में डिवाइड किया गया है, एजिंग, एजेड और है सुपर एजेड। अगर 65 प्लस पॉपुलेशन 7% है तो वो एजिंग में आ जाएगी। 65 प्लस पॉपुलेशन अगर 14% है तो वो एजेड में आ जाएगी। और 65 प्लस पॉपुलेशन अगर 20% पहुंच गई है तो वो सुपर एजेड पॉपुलेशन में आ जाएगी। तो साउथ कोरिया जो है ऐसी दूसरी कंट्री बन गई है आफ्टर जापान। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं हमें याद रखने हैं। जापान पहले से ही है। इंडिया की बात करें, इंडिया 2050 के आसपास उसकी एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और हो सकता है वो सुपर एजेड पॉपुलेशन या कंट्रीज़ में शामिल हो जाए।
फिर है JJM यानी जल जीवन मिशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हाईलाइट किया रोल ऑफ जल जीवन मिशन इन एम्पावरिंग रूरल वीमेन, कि जल जीवन मिशन के थ्रू रूरल वीमेन को कैसे एम्पावर किया जा रहा है। तो पहला पॉइंट है स्किल डेवलपमेंट करा के उन्हें एम्पावर किया जा रहा है। लीडरशिप प्रोवाइड की जा रही है कि 50% ऑफ विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी मस्ट बी वीमेन। तो इस इनकी जो कमेटी वगैरह है तो इसमें 50% जो है वो वीमेन है। फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट 59.9 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, लगभग 60 लाख एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली जनरेट हो रहे हैं जल जीवन मिशन के थ्रू। जल जीवन मिशन हर घर जल के बारे में जान लेते हैं। इसके जो नोडल मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इंश्योर एक्सेस टू सेफ रिलायबल टैप वाटर, मतलब उन क्वालिटी वगैरह जो है अच्छी होनी चाहिए। ऐसा इनका ऑब्जेक्टिव है। पानी की कंपोनेंट है वाटर क्वालिटी बॉटम अप प्लानिंग, मतलब विलेज लेवल से, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट अप्लाई कर रही है नीचे, पहले गवर्नमेंट में अप्लाई करेगी, सिटीज़ में जाएगी, अर्बन एरियाज़ में जाएगी, फिर विलेजेस में। ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा कि पहले नीचे से ही स्टार्ट होगा, पंचायत, विलेज पंचायत वगैरह यहाँ से ही स्टार्ट होगा, फिर ब्लॉक लेवल पे स्टार्ट होगा। तो बॉटम अप अप्रोच इस पर लागू की गई है। फिर है सोर्स सस्टेनेबिलिटी, प्रॉपर सस्टेनेबल तरीके से सोर्सेज को यूज़ किया जाएगा। ग्रे वाटर का यूज़ किया जाएगा। मान लीजिए जो कपड़े धोने में पानी यूज़ होता है या फिर और चीज़ों में यूज़ होता है, हैंड वॉश वगैरह में पानी यूज़ होता है, उस पानी को हम जो हमारा वॉशरूम वगैरह में हम यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रे वाटर हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिर स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी ग्लोबल वन स्टॉप सेंटर। गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड 9 ग्लोबल OSC फॉर इंडियन वीमेन इन डिस्ट्रेस बाई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इसमें क्या है, ग्लोबली जो वीमेन होंगी, इंडियन वीमेन होंगी अलग अलग देशों में, जो किसी वल्नरेबल सिचुएशन में है, किसी तरीके से किसी भी परेशानी में है, तो उन्हें वेलफेयर असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो जो है एक तरीके से उस डिस्ट्रेस से निकल पाएँ। तो ये इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है इंडियन वीमेन के लिए और देशों में जो रह रही हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन। मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसे लॉन्च किया है और इसे टारगेट किया है 7 स्टेट्स में और 300 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज होती है। और इसमें जो है 2029 तक 5% तक गिरावट कर देंगे, ऐसा इनका ऑब्जेक्टिव है कि चाइल्ड मैरिज को 5% तक कम करेंगे। फिर है स्टेटस देख लेते हैं इस टाइम पे क्या स्टेटस है चाइल्ड मैरिज का। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से चाइल्ड मैरिज डिक्रीज फ्रॉम 47% टू 23%, मतलब गिरी तो है लेकिन अभी भी ज़्यादा है। वेल्थ वेरिएशन 40% ऑफ विमेन इन लोएस्ट वेल्थ क्विंटाइल मैरिड बिफोर 18। 40% वीमेन ऐसी हैं जो 18 साल से पहले ही शादी हो चुकी है ऐसे वीमेन की। फिर हाई प्रिवलेंस स्टेट कौन कौन सी हैं, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, त्रिपुरा है, झारखंड है, असम है, राजस्थान है, तेलंगाना है, अभी पता नहीं अरुणाचल है या आंध्र प्रदेश है। चाइल्ड मैरिज में दिक्कतें क्या क्या आती हैं कि सेक्सुअल एक्टिविटी को फोर्स किया जाता है। फिर डोमेस्टिक वायलेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लो एजुकेशन होती है, पढ़ाई का मौका ही नहीं दिया जाता, हेल्थ रिस्क भी आ जाती है, एज से पहले प्रेगनेंसी हो जाती है, फिर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट भी होता है। गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं, गवर्नमेंट ने लिए हैं प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 की फीमेल की एज शादी की जो है वो 18 साल रखी है, लड़कों की 21 साल रखी है। फिर इंडिया जो है वो सिग्नेटरी है UN कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड। फिर है कैंपेन बाय नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ SDG 5 जो कि एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज बाई 2030 तक चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करना है, ऐसा SDG 5 बोलता है। रेटिफाइड, इंडिया ने रेटिफाई किया हुआ है कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी डोमेस्टिक माइग्रेशन रिपोर्ट से। इसमें ये बोला गया है कि 12% ड्रॉप हुआ है डोमेस्टिक माइग्रेशन में, ये 45 करोड़ से 40 करोड़ तक पहुंच गया है और इसका जो रेट है माइग्रेशन रेट वो गिरा है 38% से 29% तक। फिर माइग्रेशन डायनामिक्स देख लेते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, लॉन्ग डिस्टेंस हिंडर लेबर मोबिलिटी। फिर मेजर रूट जो है जहाँ पर सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है वो है UP दिल्ली, गुजरात महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड बिहार दिल्ली। तो इन जगह से सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है और सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कहाँ हुआ है, वेस्ट बंगाल में हुआ है, राजस्थान में हुआ है और कर्नाटका में सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हुआ है। डिक्रीज़ हुआ है महाराष्ट्र से और आंध्र प्रदेश से। मेन रीज़न क्या है डिक्लाइन होने के कि रोड, स्कूल, हेल्थ केयर और ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छा हो गया जिसकी वजह से माइग्रेशन कम हो गया है। लोकलाइज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ जनरेट रूरल जॉब्स क्रिएट कर दी गई हैं जिसकी वजह से माइग्रेशन कम हो गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी राइट टू डिस्कनेक्ट इन इंडिया। द डेथ ऑफ यंग फीमेल एम्प्लॉय ड्यू टू वर्क स्ट्रेस हैज स्पार्क कॉल फॉर राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ इन इंडिया। क्या हुआ है कि एक फीमेल एम्प्लॉय थी, वो स्ट्रेस में आकर उसने सुसाइड कर ली। तो इसमें यही कहा गया है कि 9 से 5 अगर जॉब है
तो 5 के बाद किसी भी तरीके का उसके ऊपर प्रेशर नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके बॉस की कॉल आ रही है, कोई अधूरा काम रह गया तो उसे भी फिर भी करना है। आजकल हम वर्क फ्रॉम होम में देखते हैं कि लोग 8-8 9-9 बजे मतलब 13-13 14-14 घंटे तक जॉब पे ही रहते हैं, वर्क ही वर्क करते हैं। तो एक तरीके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है उन्हें, जिसकी वजह से वो डिप्रेस, एंजाइटी वगैरह में चले जाते हैं। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो ये जो है बात करी गई है कि इंडिया में भी क्या राइट टू डिस्कनेक्ट होना चाहिए, कि 5 बजे के बाद कोई भी ऑफिस से कोई भी काम नहीं कर सकता, ना कोई कॉल कर सकता है। ये चीज़ हम टीचिंग सेक्टर में भी देखते हैं कि टीचर्स को जो है बार बार कॉल की जाती है कि कल को ये काम करना है, कल ये काम करना है, इसके लिए प्रिपेयर करके आना है। तो ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल वाली चीज़ हो गई है, जो कि हमें चेक करना पड़ेगा, हमें इसके लिए रेगुलेशन लाना पड़ेगा। तो नीड क्या है, वही सब जो मैंने बताया। साइको सोशल इम्पैक्ट पड़ता है, मेंटल इश्यूज़ होते हैं और इम्पैक्ट ऑन वीमेन। उन्हें दोनों तरीके की चीज़ें देखनी पड़ती है, घर का देखना पड़ता है और फिर बाहर का भी देखना पड़ता है। लगभग 55 आवर पर वीक काम करना पड़ता है, जो कि स्ट्रेस को बढ़ावा देता है। फिर प्रोडक्टिविटी भी कम होती है, नींद नहीं आती, इंसोम्निया हो जाता है, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, और जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ भी एक तरीके से हमारी ख़राब होने लगती है। इंडिया लैक्स स्पेसिफिक लॉज रिकॉग्नाइजिंग राइट टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क। ऐसा लोग मांग कर रहे हैं कि राइट टू डिस्कनेक्ट होना चाहिए। ग्लोबल कंट्रीज़ का देख लेते हैं, कुछ कंट्रीज़ हैं उनका देख लेते हैं। जैसे फ्रांस है। फ्रांस में क्या होता है, एम्प्लॉइज आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू वर्क फ्रॉम होम और हैंडल टास्क एक्साउट द वर्क आवर्स। मान लीजिए 9 से 5 वर्किंग आवर्स हैं, तो 5 के बाद उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उन्हें वो काम करना ही है या नहीं करना है। उन्हें जो काम करना है वो 9 से 5 ही करना है। स्पेन का है, पब्लिक वर्कर्स एंड एम्प्लॉय कैन स्विच ऑफ डिवाइसेज आउटसाइड द वर्किंग आवर। ये तो अपना फ़ोन ही स्विच ऑफ कर सकते हैं, कि चाहे कितनी भी इंपॉर्टेंट हो, कितनी भी इमरजेंसी हो, ये नहीं कर सकते वर्किंग आवर्स के बाद। ऑस्ट्रेलिया में जो है, पार्लियामेंट ग्रांट्स एम्प्लॉय द राइट टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क बियॉन्ड ऑफिशियल आवर्स। तो ऑफिशियल आवर्स जो होते हैं, वर्किंग आवर्स जो होते हैं, उसके बाद वो एम्प्लॉय से कनेक्ट ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन 2024। तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने ये रिपोर्ट रिलीज़ की है। इसमें देखा गया है कि 2022 में 25% का राइज हुआ है ट्रैफिकिंग का। वीमेन एंड गर्ल्स जो है वो सबसे ज़्यादा विक्टिम है। लगभग 61% जो विक्टिम है वो वीमेन फीमेल है, ठीक है। और UNODC के बारे में जान लेते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के बारे में, कि ये इस्टेब्लिश हुआ था 1997 में, और ड्रग्स से लड़ाई लड़ता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से लड़ता है और टेररिज्म से लड़ता है। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी नो डिटेंशन पॉलिसी। इसमें क्या किया है कि पहले जो बच्चे फेल हो जाते थे उन्हें ज़बरदस्ती पास कर दिया जाता था, ताकि हम ड्रॉप आउट रेट को बचा सकें। लेकिन अभी इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्क्रैप कर दिया गया नो डिटेंशन पॉलिसी फॉर क्लास 5 to 8 अंडर राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अमेंडमेंट रूल 2024। इसमें क्या गया, 5वीं कक्षा से 8वीं कक्षा तक के बीच में पहले नो डिटेंशन पॉलिसी चलती थी, कि उन्हें नहीं कर सकते, फेल नहीं कर सकते, डिटेन नहीं कर सकते फेल होने की वजह से। तो अभी इसको क्या है, ख़त्म कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और बोला गया है कि इन्हें फेल कर सकते हैं और इनको क्या है, एक दोबारा से मौका दिया जाएगा री एग्ज़ाम कराने का 2 महीने के अंदर अंदर, और चांस दी जाएगी कि ये दोबारा पास हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। अगर नहीं हो सकते तो इन्हें फिर उसी क्लास में पढ़ना पड़ेगा, प्रमोट नहीं कर सकते ज़बरदस्ती किसी को। तो एक और वो है कि एक्सपेंशन है इसमें, नो चाइल्ड कैन बी एक्सपेल्ड अंटिल कंप्लीटिंग एलिमेंट्री एजुकेशन। मतलब किसी बच्चे को ज़बरदस्ती बाहर नहीं निकाल सकते स्कूल से, अगर वो मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन से, मतलब जो भी 1st to 8th क्लास तक जो पढ़ता है, उन्हें ज़बरदस्ती बाहर नहीं निकाल सकते स्कूल से, अगर वो पढ़ाई वढ़ाई में अच्छा नहीं है। तो टीचर्स को उनके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, और फेल होता है तो दोबारा उसी क्लास में पढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो रूल है 2009 में आया था, राइट टू एजुकेशन के तहत बनाया था नो डिटेंशन पॉलिसी। अब इसके फेवर और अगेंस्ट के बारे में देख लेते हैं। फेवर में देख लेते हैं कि 65 लाख बच्चे जो है 2023 में वो फेल हुए थे क्लास 10th और 12th में, ठीक है। और ऑटोमेटिक प्रमोशन रिड्यूस स्टूडेंट्स मोटिवेशन एंड टीचर्स अकाउंटेबिलिटी। मतलब ज़बरदस्ती अगर किसी को प्रमोट कर रहे हैं तो एक तरीके से स्टूडेंट का मोटिवेशन गिर जाता है कि भाई ठीक है, हम तो पास हो ही रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती वाली चीज़ नहीं है, पास तो हो ही जाएंगे, और इसलिए वो पढ़ाई भी नहीं करते। फिर अगेंस्ट का देख लेते हैं, फियर ऑफ फेलियर एंड रिपीटेड क्लास इंक्रीज ड्रॉप आउट रेट। अगर उन्हें लगेगा कि हाँ हम फेल हो जाएंगे या हम पास नहीं कर पाएंगे ये एग्जाम, तो वो ड्रॉप आउट रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, वो पहले ही छोड़ के भाग जाएंगे। फिर है सपोर्ट अ सिस्टम डेट वैल्यू ओवरऑल चाइल्ड ग्रोथ नॉट जस्ट एकेडमिक सक्सेस। मतलब एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जो ओवरऑल चाइल्ड ग्रोथ पे फोकस करे, ऐसा ना हो कि सिर्फ एकेडमिक सक्सेस पे ही फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट है 2025 की, रिलीज़ की है। इसमें बोला गया है कि 343 मिलियन पीपल अक्रॉस 74 कंट्रीज़ आर एक्यूटली फूड इनसिक्योर। इन्हें फूड नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर तरीके से, और 1.9 मिलियन ऑन ब्रिंक ऑफ हंगर। मतलब एक तरीके से भुखमरी की कगार पर हैं 1.9 मिलियन लोग। इंडिया स्पेसिफिक की बात करें, इंडिया होस्ट अ क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड्स अंडर नॉरिश्ड पॉपुलेशन। 1/4 जो है पॉपुलेशन इंडिया की जो है वो अंडर नॉरिश्ड है। इन्हें पता ही नहीं है कि प्रोटीन कितना लेना है, कार्ब्स कितने लेने हैं, फैट कितना लेना है। अगर हम अपनी थाली देखें तो हमारी थाली में प्रोटीन होता ही नहीं है। तो एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए,
हमारा जितना बॉडी वेट है उतना ग्राम हमें प्रोटीन लेना चाहिए डेली पे। अगर आप इनएक्टिव पर्सन है, आप कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, ज़्यादा चला फिर नहीं करते, तो कम से कम अगर मान लीजिए आपका 100 किलो वजन है, तो आपको 100 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। 100 किलो वजन पे 100 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। अगर कोई 80 किलो का है तो उसे 80 ग्राम प्रोटीन डेली का लेना चाहिए। तो ऐसा WHO बोलता है कि अगर कोई इनएक्टिव पर्सन है तो उसे इतना प्रोटीन तो कम से कम लेना चाहिए। अगर हम अपनी थाली देखें तो ये पूरा ही नहीं हो पाता, तो इसकी वजह से अंडर नॉरिशमेंट है, मसल ग्रो नहीं हो पाती। नेक्स्ट पॉइंट है 21.25% ऑफ पीपल लिव ऑन लेस देन 1.9 US डॉलर पर डे। ठीक है, तो मतलब एक ये सेट किया गया है कि इतने लोग जो हैं 21-22% लोग जो हैं वो इतने कम पैसों पे गुजारा करते हैं। फिर 38% ऑफ चिल्ड्रन 6 to 59 मंथ सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन। 38% बच्चे जो हैं वो माल न्यूट्रिशन से जूझ रहे हैं इंडिया के अंदर। फिर हम देख लेते हैं ये किस तरीके से लड़ रहा है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये किस तरीके से हंगर से लड़ रहा है। तो लोकल फूड सॉल्यूशन है कि फोर्टिफिकेशन किया जा रहा है। जैसे इंडिया में राइस फोर्टिफिकेशन किया जाता है, राइस के अंदर प्रोटीन की मात्रा डाली जाती है, अलग अलग विटामिन बढ़ाए जाते हैं उसमें फोर्टिफिकेशन करके। तो फोर्टिफिकेशन किया जा रहा है, न्यूट्रिशन फूड में इन्वेस्टमेंट की जा रही है, सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम चलाया जा रहा है। फिर एम्पावरिंग कम्युनिटीज़ को एम्पावर किया जा रहा है, इम्प्रूविंग लिवलीहुड, उनके सहने का तरीके को बढ़ाया जा रहा है, अच्छा किया जा रहा है। क्लाइमेट प्रोटेक्शन टू रिड्यूस फ्यूचर नीड्स, जैसे मिलेट्स वगैरह हो गए, इन सबको बढ़ावा दिया जा रहा है जिसकी वजह से अच्छा न्यूट्रिएंट्स बॉडी में जाए। स्ट्रेंथनिंग लोकल इंस्टीट्यूशन एंड एड्रेसिंग जेंडर इक्वालिटी, मतलब ऐसा ना हो कि लड़कियों को ही सिर्फ इसमें प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, लड़कियों को नहीं दी जा रही। तो जेंडर इनक्वालिटीज़ को भी एड्रेस किया जा रहा है। फिर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। ये 1961 में इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी है जो कि ऐसे लोगों को बचाती है जो भुखमरी से लड़ रहे हैं। ठीक है, और इनका जो ऑफिस है वो 120 कंट्रीज़ में खुला हुआ है और इस तरीके से ये आगे अपना सर्व कर रहे हैं। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। इसे नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था 2020 में। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी अनचक्रा टूल। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्च द अनचक्रा पीडीएस सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल एंड स्कैन पोर्टल टू मॉडर्नाइज पीडीएस सिस्टम। एक टूल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है अनचक्रा। इसमें क्या करेंगे कि कंप्यूटर एल्गोरिथम का यूज़ करके ये पता लगाएंगे कि जो हमारी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सप्लाई चेन है, उसके रूट मान लीजिए कोई ग्रेन्स है, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो कंप्यूटर एल्गोरिथम की मदद से हम ये पता लगाएंगे कौन सा सबसे बेस्ट रूट है, शॉर्टेस्ट रूट है और कॉस्ट इफेक्टिव है, जिसकी वजह से हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट कम होगी और इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी पीडीएस की। और इसकी मदद से जो लीकेजेस होते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, तो वो भी जो है लीकेजेस कम होंगे इसकी मदद से। ये इंटीग्रेट किया गया पीएम गति शक्ति से और फ्राइट ऑपरेशन इन्फॉर्मेशन सिस्टम थ्रू यूनिफाइड लॉजिस्टिक एंड इंटरफेस प्लेटफॉर्म। तो हमें एक शॉर्टेस्ट, कॉस्ट इफेक्टिव और बेस्ट रूट प्रोवाइड करेगा कंप्यूटर एल्गोरिथम के साथ। फिर दूसरा है स्कैन पोर्टल। इसमें जो है सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर एनएफएसए। इसमें फैसिलिटेट सिंगल विंडो सबमिशन स्क्रूटनी अप्रूवल सब्सिडी क्लेम बाय स्टेट, स्ट्रीमलाइनिंग सेटलमेंट प्रोसेस वाया एंड टू एंड वर्कफ्लो ऑटोमेशन। मतलब ये जो है पोर्टल है जिसमें मान लीजिए यूपी ने बोला कि मुझे इतनी सब्सिडी चाहिए या फिर किसी की स्क्रूटनी चाहिए, जांच वगैरह वगैरह करनी है, तो ये सारी चीज़ें इस पोर्टल के थ्रू हो जाएगी। ये जो है एफिशिएंसी इंक्रीज़ करेगा। फूड से रिलेटेड या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ये दोनों स्कीम जो है हेल्प करेंगी। तो ये न्यूज़ थी हमारी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और लोगों को, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की मैगजीन आप कवर करिए, घर बैठे रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।